ओके गाइस, इस वीडियो के अंदर हम ओम्स लॉ के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी और ज़्यादा इंटरेक्टिव होगी पिछली वाली से। पिछली के अंदर थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मज़ा नहीं आ रहा, पढ़ते हुए बोरिंग हो रही है। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अंदर ना बेसिकली अपन को जो पहला फॉर्मूला करना होता है ना वो होता है V=IR। अब ये फॉर्मूले कहाँ से आए, क्या फॉर्मूले हैं, कैसे होते हैं, वो सब बताया जाएगा। बट पहले बात जो मेन चीज़ें वो सीख लेते हैं अपन। ठीक है, तो आर जो होता है ना किसी भी चीज़ के अंदर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट लेके चलते हैं अपन। एक वायर है, अब इस वायर का अगर इस वायर को हम इस लूप के अंदर लगाएं, ठीक है, जिसके अंदर 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, या हम इस लूप के अंदर लगाएं जिसके अंदर 10 वोल्ट की उल्टी ऐसे दूसरी डायरेक्शन में बैटरी लगी है, यहाँ पे लगाएं, इसका रेजिस्टेंस तो आर ही रहना है। अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी आर ही रहेगा, है ना। दैट मीन्स रेजिस्टेंस होता है कांस्टेंट होता है, इसलिए कहते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। अब 5 की जगह अगर यहाँ पे 10 लिख दूंगा, आर तो सेम ही है, तो यहाँ पे पहले करंट मान लेते I जा रहा था, अब करंट यहाँ पे मे भी हो सकता है 2I हो जाए, यानी कि करंट कुछ ना कुछ बढ़ेगा। ठीक है जी, तो V=IR इज़ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोलता है हमें, ओम्स लॉ के अंदर एक मेन जो इक्वेशन आती है उसको हम एक बार देख लेते हैं। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था J, इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी। ठीक है ना, जो J होता है वो सिग्मा E के इक्वल होता है। ठीक है, सिग्मा E के इक्वल होता है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ये यहाँ पे अपने पास सिग्मा है ना, सिग्मा है कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी। अब कोई पूछे सर ये कंडक्टिविटी क्या होती है, मान ले अपने पास एक रबर है, एक अपने पास कॉपर है और एक अपने पास आयरन है। तो ठीक है, और हम कहते हैं कि ना जो कॉपर है, यहाँ पे सिल्वर कर लो चलो आयरन की जगह पे, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ना जो सिल्वर है इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, कॉपर की उससे कम है, रबर की उससे कम है। यानी कि करंट पास करने की एबिलिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक वर्ड टर्म क्या आई, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है ना लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती बिल्कुल भी। ठीक है, ओके सर, इतना हमें समझ में आ गया कि ना हर टाइप के कॉपर की कंडक्टिविटी सेम होगी। कॉपर की मोटी वायर है तो भी उसकी कंडक्टिविटी सेम लेंगे हम, और कॉपर की कोई पतली वायर है तो कंडक्टिविटी उसकी सेम लेंगे। क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कंडक्टिविटी। इनकी कंडक्टिविटी अगर पूछेगा ना क्वेश्चन के अंदर तो हमें क्या बोलना है, सेम है। ठीक है सर, तो ये इक्वेशन है, इसके अलावा इसके पास और भी कुछ आएगा क्या? हाँ जी, इसके बाद इसमें और क्या आता है, जो J होता है वो हमने और क्या पढ़ा था NEVD, ये सबको पता है। ठीक है, आगे इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो एक J का फॉर्मूला हमने बनाया था E² E/2m। ठीक है, अभी हम इसमें देखें तो ये सारा जो है ना ये सारा कांस्टेंट है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ये जो है ये सिग्मा के इक्वल भी है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला क्या आया, सिग्मा E। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है सर, ये जो कंडक्टिविटी है ना ये रेसिप्रोकल होता है, किसका, रेजिस्टिविटी का, किसका, रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो रो होता है =1/सिग्मा। ये एक फॉर्मूला होता है जो आप इजीली हर उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो J=सिग्मा E अपने पास आ गया। अब एक फॉर्मूला हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है कि E जो होता है ना E=V/L होता है, यानी कि वोल्टेज अपॉन लेंथ इज़ E। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहाँ से आता है, ये पहले कुछ पुरानी वीडियोज़ के अंदर मैंने डिराइव करके भी दिखाया था, और ये एक जनरलाइज फार्मूला है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, E की वैल्यू हमें ये पता है। ठीक है, और J हमें पता है कि करंट पर यूनिट एरिया, J की वैल्यू ये होती है। ठीक है जी, तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, J=सिग्मा E। तो E की जगह पे मैं J की जगह पे लिखता हूँ I/A, और यहाँ पे आ गया सिग्मा, और E की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, V/L। सिग्मा का क्या लिखता हूँ मैं, 1/ρ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो I/A = 1/ρ V/L। ठीक है, तो यहाँ से मैं वोल्टेज का फॉर्मूला क्या निकाल सकता हूँ, V = 1/सिग्मा नहीं रो, एक सेकेंड, रो L/A इंटू I। अगर इसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास V की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास ये V की वैल्यू आ गई।
अब इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ एक गिवन वायर के लिए फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। अगर ये फिक्स हैं तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू इस कांस्टेंट की टर्म अगर मैं देखूंगा ना सॉल्व करके, तो वो उस वायर के रेजिस्टेंस की इक्वल होएगी। तो इसकी जगह r लिख दूंगा और i लिख दूंगा। तो यहाँ से एक हमें क्या फॉर्मूला मिल गया, v इज इक्वल्स टू आर आई, जो कि हमें ओम्स लॉ के अंदर पढ़ते हैं। बट अगर तुमसे पूछा जाए ओम्स लॉ है क्या, तो ओम्स लॉ के लिए हम ये वाली इक्वेशन ही बोलेंगे कि ये ओम्स लॉ है, ठीक है। v इज इक्वल्स टू आर आई, और यहाँ से पता चला r इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है अपने पास, ठीक है। यानी कि लेंथ किसी वायर की ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया किसी वायर का अगर ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वायर है, ठीक है, ये कॉपर की वायर है, इसकी लेंथ ए एल है, एरिया ए है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक इसी वायर को अलग डायमेंशन में देता हूँ, इसकी लेंथ 2L है और एरिया 2A है, तो इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा। तो R की वैल्यू क्या आएगी, रो L अपॉन A, है ना। तो इसके R2 की वैल्यू क्या आएगी, रो 2L अपॉन 2A, ये कट जाएगा, तो R2 की वैल्यू क्या आएगी, R आएगी। बट अगर मैं बोलता कि इसकी जो लेंथ है ना वो तो L ही है और एरिया 2A हो गया, ठीक है, तो अपने पास क्या क्वेश्चन में चेंजिंग आती, जो लेंथ है वो तो L ही है और एरिया हो गया 2A, यानी कि R अपॉन 2 हो जाता, हाफ हो जाता है, यानी एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है। तो हम ज़्यादा प्रैक्टिकली जब हम यूज़ करते हैं तो थिक वायर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हीट की प्रोडक्शन भी कम होगी और रेजिस्टेंस भी कम लगेगा, रेजिस्टेंस कम है इस वजह से हीट की प्रोडक्शन कम हो रही है, ठीक है सर। अब क्या होता है प्रैक्टिकली जब हम बनाते हैं ना रेजिस्टेंस को, तो मान लो हमने कोई कार्बन ले लिया या कोई और मटेरियल ले लिया जिससे एक रेजिस्टेंस बनाना है हमें, ठीक है, उसके 2 रोड्स अटैच कर देते हैं और उसको प्लास्टिक से कोइल कर देते हैं या फिर कवर कर देते हैं प्लास्टिक से, ठीक है। तो अब वो रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, इन रोड्स की मदद से। अब मुझे कैसे पता चलेगा एज ए इंजीनियर जो वहाँ पे उस रेजिस्टेंस को लगाने जा रहा है सर्किट के अंदर, कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है ये किस पावर का है। तो उसके लिए इसके ऊपर 4 बैंड होते हैं, ठीक है, उसके लिए इसके ऊपर क्या होते हैं, 4 बैंड होते हैं, ठीक है सर। किस टाइप के बैंड होते हैं सर, कलर बैंड होते हैं इसके ऊपर कुछ एक, वो कैसे पता चलेगा क्या कलर बैंड हैं सर ये। तो उसके लिए क्या होता है, कलर बैंड है, इनकी फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं कि इस टाइप के कलर के ऊपर ये वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। तो उसके लिए अपने पास एक टेबल आती है, ठीक है, जो टेबल मैंने पहले पीछे बनाई थी, अभी दिखाता हूँ, हाँ। तो उसके लिए अपने पास ये टेबल होती है, यहाँ पे कलर दे रखे होंगे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, और इनके ऊपर वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं, इनके आगे कुछ होंगी डिजिट्स, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। सर ये तो समझ में नहीं आया क्या हो गया, डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस क्या हो गया, ठीक है। तो इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। पहले तो इस टेबल को कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए निमोनिक है BBROY, रोए, BB रोए, ग्रेट बॉय, वेरी ग्रेट वाइफ, ठीक है, जो क्या पहनती है, गोल्ड और सिल्वर पहनती है, ठीक है, ये याद हो गया। अब यहाँ पे 0 से डिजिट कहाँ से शुरू करनी है, 0 से शुरू करनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके डिजिट नहीं होती, गोल्ड और सिल्वर के पास कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। फिर मल्टीप्लायर की बारी आती है, मल्टीप्लायर 1 से शुरू करना है, 1 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, ठीक है, 10⁻9 तक आएगा। और गोल्ड और सिल्वर के पास जो मल्टीप्लायर होता है वो 0.1 और 0.01 होता है, ये अपन ने याद कर लिया। अब टॉलरेंस की बारी आती है, ठीक है, तो टॉलरेंस अपने पास जो होती है, टॉलरेंस अपने पास आती है, अच्छा ये मैंने ज़्यादा कर दिया, 5% गोल्ड की होती है और 10% अपने पास सिल्वर की होती है टॉलरेंस, ठीक है। तो अपने पास गोल्ड की कितनी है, 5% है, और सिल्वर की कितनी है, 10% है, बाकी किसी की टॉलरेंस होती नहीं है। इतना भी अपन को समझ में आ गया सर, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या है, ये सर है क्या, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो होता क्या है, मान लो अपने पास ये रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर ना ये 4 बैंड्स होते हैं, ठीक है, 4 बैंड है। पहला जो बैंड है वो डिजिट बताएगा, दूसरा बैंड फिर से डिजिट बताएगा, तीसरा बैंड उसका मल्टीप्लायर बताएगा, और चौथा बैंड उसकी टॉलरेंस बताएगा। यानी कि जैसे मान लेते हैं 4 3 × 10⁻5 ± 7
5% बोलते हैं इसको हम, ठीक है 5%। तो पहला क्या बता रहा है, पहली डिजिट के बारे में बता रहा है, दूसरा क्या बता रहा है, दूसरी डिजिट के बारे में बता रहा है, तीसरा क्या बता रहा है, मल्टीप्लायर के बारे में बता रहा है, और चौथा क्या बता रहा है, टॉलरेंस यानी परसेंटेज, एरर परसेंटेज के बारे में बता रहा है। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया। इसके थ्रू हमें ये नंबर मिलता है जो कि वैल्यू होगी ओम के अंदर आएगी अपने पास वैल्यू। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं अपने पास एक क्वेश्चन था जिसमें दे रखा है कि पहला बैंड ब्राउन कलर का है, दूसरा येलो का है, तीसरा ग्रीन का है, चौथा गोल्ड का है। तो अब हमें बोल रखा है कि अब इनकी वैल्यूज़ निकालो। तो पहला ब्राउन का है, ब्राउन के अंदर देखते हैं डिजिट क्या है, 1 आ गई, ठीक है। दूसरा किसका है, येलो का है अपने पास, तो दूसरा येलो का ये रहा येलो, येलो में दूसरा भी किसका होता है, डिजिट का होता है, तो ये 4 आ गई। इनटू में तीसरा मल्टीप्लायर होता है ग्रीन, ग्रीन कलर में मल्टीप्लायर क्या है, 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 आ गई। प्लस माइनस गोल्ड है, गोल्ड की टॉलरेंस कितनी होती है, 5%, तो ये हो गया 5%। ये पूरा किस में आया, ओम के अंदर आया, ठीक है। इधर लिख देता हूँ मैं, ओम के अंदर आएगा ये पूरा, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो 1.4 इंटू 10⁶, 10⁶ के लिए क्या यूज़ कर लेंगे, मेगा ओम यूज़ कर लेंगे, है ना। तो इंटू 10⁶ और प्लस माइनस 5%, मेगा ओम, ठीक है सर, इतना आ गया। लेकिन क्या सर इसमें हमें आंसर मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, प्लस माइनस 5% है यार, तो 5% लेना पड़ेगा हमें 1.4 का, तो 5/100 इंटू 1.4, इसको सोल्व करेंगे 0.07 अबाउट कुछ आएगा अपने पास, ठीक है। ये अपने पास आएगा तो अपन लिखेंगे 1.4 प्लस माइनस 0.07 मेगा ओम, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व आप करके देख लेना जो भी है। इसके बाद अपने पास कुछ एक चीज़ें आती हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ता है तो सर क्या रेजिस्टिविटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, हाँ रेजिस्टिविटी के ऊपर या तो नेचर ऑफ मटेरियल की वजह से फ़र्क पड़ता है या फिर टेम्परेचर की वजह से फ़र्क पड़ता है रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो क्या फ़र्क पड़ेगा रेजिस्टिविटी का, अगर स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर है ना, तो फॉर्मूला क्या आएगा, अब मान लो ये रेजिस्टिविटी है टी टेम्परेचर के ऊपर, इसको मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ, रेजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी एट टी नोट, आइडियल टेम्परेचर है टी नोट, 1 प्लस एल्फ़ा टेम्परेचर टी माइनस टेम्परेचर टी नोट, ठीक है। पहले हमें आइडियली पता है कि ना, एक मान लो ग्लास है, उसकी एक्स रेजिस्टिविटी होती है टी नोट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अभी क्या है कि मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के टी कर दिया, तो रेजिस्टिविटी बतानी है टी टेम्परेचर के ऊपर, तो जिस टेम्परेचर पे बतानी वो ये है, और ये टेम्परेचर जिसके ऊपर हमें पता है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम बता सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस का भी बन जाएगा फिर सेम फॉर्मूला, तो रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू आर टी नोट 1 प्लस एल्फ़ा टी माइनस टी नोट, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका आ गया, रेजिस्टेंस का आ गया। ये 2 बेसिक फॉर्मूले हैं, थोड़े बहुत पता होने चाहिए। सुपर कंडक्टर्स के बारे में एक छोटी सी टर्म यहाँ पे आती है, तो एनसीईआरटी में दिखा है, तो उसके लिए बता देता हूँ। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके ऊपर ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अगर हम कम कर देते हैं ना, तो वहाँ पे वो कोई भी रेजिस्टेंस देते ही नहीं है, वो एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करते हैं और बहुत सारे करंट को विदाउट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किए पास करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनको क्या बोलते हैं हम, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। अभी ना इसमें अपने पास जो मेन क्वेश्चन आता है ना, वो क्या है, रेजिस्टिविटी का और टेम्परेचर का डायग्राम ग्राफ आता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये रेजिस्टिविटी और ये टेम्परेचर। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, मान लो कि ना किसी की रेजिस्टिविटी x थी, ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे ना, तो वैसे वैसे रेजिस्टिविटी उनकी बढ़ती जाती है, ठीक है। नॉर्मल मेटल के अंदर, ये किसका है, मेटल का है। लेकिन सुपर कंडक्टर की बात करें ना, सुपर कंडक्टर, तो उसके अंदर क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। टीसी के थ्रू हम इसको डिनोट कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ से जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे ना, जैसे जैसे बढ़ाना शुरू करेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी फिर बढ़ती जाती है। लेकिन टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, 0 होगी, एकदम 0, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। आजकल जो सुपर कंडक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो 125 केल्विन के ऊपर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और हम वी आर ट्राइंग कि हम इसको 300 केल्विन तक ले आएँ, बट अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। अभी तक ये मैक्सिमम पॉसिबल हुआ है,
लेके आना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। और अगला टॉपिक हमारे पास बैटरी एंड ईएमएफ का होगा, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारे डेटा होगा। थैंक यू सो मच।